आज सीजी लाइव 24 में चुनावी माहौल को देखते हुए हमारा सेशन चुनावी विश्लेषण तोल मोल के विश्लेषण है। आज हमारे स्टूडियो में प्रमोद सिंह को आगमन किए हुए हैं और उनकी वार्तालाप दिखाया जाएगा सीजी लाइव 24 से सीधे लाइव। जी प्रमोद जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीजी लाइव 24 का, जो आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, और साथ में सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जी प्रमोद सिंह, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने राजनीतिक जीवन में किन किन पदों में रहे और क्या क्या किया, इसके विश्लेषण आप शुरू से संवाद कीजिए। मैं सबसे पहले पार्टी का सदस्यता ग्रहण 2000 के पहले 1990 से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए, और उसके पहले एबीवीपी जो है छात्र राजनीति में भी हम लोग सक्रिय थे। फिर 2000 में यहाँ भिलाई में जिला व्यापारी प्रकोष्ठ में कार्यकारिणी सदस्य रहा। उसके बाद 2014 में 13-14 में भिलाई आईटी सेल का जिला संयोजक के पद पे जिम्मेदारी मिली, और 2015 में एल्डरमैन बनाया गया था हमें। जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी तो भिलाई नगर निगम में एल्डरमैन का दायित्व दिया गया था। उसके बाद फिर प्रदेश में बीजेपी आईटी सेल का दायित्व मिला, और वर्तमान में अभी बीजेपी आईटी सेल का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहते हुए दुर्ग संभाग का सह प्रभारी हूँ आईटी सेल का, और दुर्ग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विजय बघेल जी का सांसद प्रतिनिधि भी हूँ भिलाई नगर निगम में। इसके साथ साथ हम व्यापारी भी हैं, और यहाँ पे होलसेल हौजरी मार्केट में जो हमारा एसोसिएशन है उसमें 2 बार सचिव के पद पे और 3 बार निर्विरोध अध्यक्ष के तौर पे रहा। साथ में हमारा सामाजिक जो महाराणा प्रताप भवन है यहाँ पे, और समाज का जो संगठन है उसमें भी विभिन्न पदों पे रहा, और सामाजिक कार्य में पहले से रुचि था। आज भी वही चीज, पार्टी जो दायित्व दे रही है उसको हम कर रहे हैं। अच्छा, पिछला चुनाव जो पार्षद के चुनाव में आपका नाम भी बहुत ही अच्छी तरीके से उठा था, लेकिन किस कारण से आपने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, इसके विश्लेषण में भी थोड़ा सा नहीं, ठीक है, पार्टी ने पैनल में नाम को रखे थे, लेकिन हमें ऐसा लगा कि जो यहाँ पे और भी दावेदार थे, हम तो दावेदारी किए नहीं थे, और पार्टी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पार्षद चुनाव में हमारे नाम का पैनल में रखा गया था जरूर, लेकिन हम चुनाव लड़ने से मना कर दिए कि जो ज़्यादा इच्छुक हैं वो लड़े। जैसा कि हम जानते हैं, आप विजय बघेल के सांसद प्रतिनिधि हैं, जो अभी पाटन क्षेत्र से क्या गतिविधियां चल रहा है चुनाव के विषय में, आप जानकारी। पाटन से बहुत ही अच्छी गतिविधियां हैं। जब से अभी लगभग 1.25 महीना हो चुका है भैया का टिकट ये डिक्लेयर हुए लगभग, और जब से टिकट डिक्लेयर हुआ है तब से वहाँ पे
पहले भी सक्रियता थी और आज भी जो है वो तो बराबर सक्रिय रहते ही हैं, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि टिकट मिल गया इसलिए सक्रिय है। तो गतिविधियां बराबर पार्टी का सामाजिक रूप से जहाँ भी जो लोग आमंत्रित करते हैं विकास कार्यों में हर एक जगह सक्रिय है। जैसा कि मैं जानता हूँ, एक तरफ पाटन क्षेत्र से अभी नाम तो घोषणा नहीं हुआ है कांग्रेस का, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री वहां पर लड़ना तो तय है, लेकिन एक तरफ चाचा और एक तरफ भतीजा पाटन क्षेत्र से लड़ रहे हैं, तो किसका बाहुबल हो सकता है? देखिए मुख्यमंत्री तो निश्चित है, मेरे को भी हम लोग को भी ऐसा है कि वो वहीं से लड़ेंगे पाटन से ही। और जहाँ तक ये भतीजा जो हमारे सांसद जी हैं आदरणीय विजय बघेल जी, तो इनको ऐसा नहीं है कि ये खुद जो है चुनौती दिए थे कि पार्टी, भाई आप लोग ये जो पत्रकार लोग हैं वो बराबर पूछते थे कि आप अगर पार्टी देती है तो आप कहाँ से लड़ते हैं, तो वो बराबर यही जवाब देते थे कि अगर आप मेरे से पूछोगे भाई वो पार्टी को देना है कहाँ से टिकट देगी, लेकिन अगर हमारा आप पूछेंगे तो हम तो भाई पाटन से लड़ना पसंद करेंगे। और वो खुद चुनौती दे करके वहाँ पे लड़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई ये वाली बात नहीं है कि मुख्यमंत्री है तो उनको कोई हरा नहीं सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी टीएमसी की बहुत ही कद्दावर नेत्री है और बंगाल के मुख्यमंत्री रहते हुए जो चुनाव हुआ था उसमें शुभेंदु अधिकारी जी से जो है हार मिली उनको नंदीग्राम में। सिद्धारमैया जी कांग्रेस के थे, कर्नाटक में दो दो जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से चुनाव हारे। हरीश रावत जी कांग्रेस के थे। शीला दीक्षित जी इतनी कद्दावर नेत्री थी और 3 बार के मुख्यमंत्री दिल्ली की, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। ये कैलाश नाथ जी थे। मतलब आपको बताऊंगा बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो हारे हैं, इसमें कहीं कोई ये हेमंत सोरेन जो है वो भी हारे हैं, झारखंड के ये मुख्यमंत्री थे। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री हैं तो वो हारेंगे नहीं। भाई देखिए आप क्षेत्र में क्या किए हैं, मुख्यमंत्री आप बने हैं ठीक है, लेकिन पाटन विधानसभा एक क्षेत्र भी है, वहां जनता निवास करती है। जनता को आपने क्या दिया मुख्यमंत्री रहते हुए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज पाटन की जनता त्रस्त है सिर्फ नाम से कि हमारे क्षेत्र के विधायक मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हम उनको समर्थन देंगे और ये उनको वोट डालेंगे, ऐसा नहीं है भैया। जब तक आप जनता को एक जनप्रतिनिधि के तौर पे, एक भाई चाचा के तौर पे आप नहीं मतलब उनके साथ मिलना जुलना, उनका क्या दुख दर्द है, तब तक जनता आपको साथ ये नहीं देगी। अच्छा, जैसा कि मुझे मालूम चला, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी अपना मुख्यमंत्री जी भरोसा रैली निकाले हैं। पाट सैलूट से होते हुए पाटन की ओर लिए हुए हैं और अपनी चुनावी सरगर्मी को तेज करते हुए वहां आगाज रैली के तौर पे कांग्रेस अपना वो परचम लहरा रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते देखिए ये सब धोखे की रैली है। और रही बात कि वो पाटन में सेलूट से पाटन तक की रैली निकाले हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं घोषित रूप से जो है सरकारी कार्यक्रम ही होता है। वहाँ जितने भी सरकारी तंत्र हैं ये सभी लोग जो है लगे भिड़े रहते हैं। हैं? ऐसा आप कहना चाह रहे हैं तो जो भूपेश कर रहे हैं वो गलत है और हम जो कर रहे हैं सही है?
नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, उनको जो जैसा लग रहा है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। और हम ऐसा बोलने वाले भी ये कौन होते हैं भाई कि आप जो है रैली मत निकालो, प्रचार मत करो, हम तो वो चीज़ नहीं बोल रहे हैं। वो स्वतंत्र हैं। जैसा कि अपने अभी चर्चा चल रही है अपना बहुत ही जोर-जोर से कि भाई वैशाली नगर विधानसभा लोगों के रुझान पे है, जो पहले विद्यारतन भसीन जी थे यहाँ पर, अभी उनके इंतकाल हो चुका है और यह सीट खाली हो चुकी है। तो इस चुनावी माहौल में वैशाली नगर में क्या बीजेपी जीत सकती है? देखिए, आदरणीय विद्यारतन भसीन जी बहुत ही लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे, क्षेत्र के विधायक थे और हम सभी को उसका बहुत ही दुःख है कि वो अब हम लोगों के बीच नहीं है। लेकिन जो वो क्षेत्र में एक विकास का कार्य और काम करके गए हैं, आज भी आप हर एक वार्डों में चले जाओ, उनके बनाए हुए सामुदायिक भवन, महिला भवन आपको दिख जाएंगे। गलिया सड़क है और भी बहुत सारे जो विकास कार्य है, जो गौरव पथ है। तो जब तक वो रहे, क्षेत्र में विकास किए और आज उनके जाने के बाद कोई ना कोई यहाँ पे पार्टी की ओर से जो है किन्हीं न किन्हीं को दायित्व मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने भी आवेदन भरा हुआ है वैशाली विधानसभा से, सांसद को आपने आवेदन दिया हुआ है। तो आपका क्या रुख है और किस टाइप का रुख है इसके विषय में? देखिए, आवेदन की बात नहीं है, आवेदन जो है वो हमारे पार्टी में ये सब परंपरा तो है नहीं, आवेदन देने का और ये करने का। मैं सांसद जी को अवगत जरूर कराया हूँ कि भाई हम भी इस क्षेत्र का मतदाता है, हम भी एक कार्यकर्ता है। पार्टी अगर दायित्व देती है, विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाती है, तो हम उस उम्मीद पे जो है खरा उतरने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें पार्टी को निर्णय करना है कि पार्टी क्या निर्णय करती है और हम पार्टी के निर्णय के साथ हैं। और अभी-अभी एक ट्रेंड चला हुआ है बिहार में जनगणना की। इस के बारे में तो आप अवगत होंगे। क्या जो बिहार में चल रहा है जनगणना, उसके संबंधित में आप बताइए कि क्या हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है, सही है कि गलत है? इसकी जान बिहार की जो जनगणना है वो पूर्ण रूप से फर्जी है। पहली बात तो ये कि वहाँ पे जितने भी जातियों का जो संख्या दिखाया गया है और दिया गया है वो ऑथेंटिक नहीं है। आप छोटा सा आप मेरे को मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं भी टीवी के माध्यम से ही उस समाचार को देखा और जो पेपरों में आया पढ़ा कि किस किस जाति का कितना प्रतिशत है। और मेरे को आप एक चीज बताइए कि बिहार राज्य में वो सभी जो जाति का वो जनगणना करके दिए हैं वो ठीक है, क्या वहाँ जो किन्नर समुदाय है वो नहीं है क्या? किन्नर सब ये समुदाय का कितना प्रतिशत है ये आप मेरे को बताओ, उसमें कहाँ है? तो कौन सा जातिगत आप जो है सर्वे और जनगणना किए हैं भाई? और वो सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए ये किया गया है, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो पहले जो जातिगत आधार पे चुनाव और जो एक दौर चला था उसको खत्म करते हुए वो देश के सभी हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने का कोशिश किए और उसमें सफल भी हुए और लोग उनको समर्थन भी दिए हैं और दे रहे हैं। इससे विपक्ष घबरा गई
और वो फिर से जो है जाति के आधार पे देश को बांट करके तबाह करना चाहती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये जो बस्तर में सभा हुआ था और वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हुआ था, उसमें उन्होंने साफ कहा कि देश में सबसे बड़ी जाति गरीबी है। आप गरीबी हटाओ ना भाई, उससे बड़ा जाति कौन है? आज तक 75 साल हो गया, ये जो 9-10 साल में जो काम हुआ है देश में गरीबी हटाने का और लोगों को गरीबी से बाहर लाने का, अगर ये जिस समय देश आजाद हुई थी उस समय से अगर इस प्रकार का नेतृत्व रहता तो आज देश हमारा बहुत आगे रहता। और जो बोलते हैं कि अमेरिका और जो ये पश्चिमी देश जो आगे है वो हमसे बहुत पीछे रहते। तो आज देश जब सही रास्ते पे जा रहा है तो ये विपक्ष वाले घोटालेबाज घमंडिया लोग, इन लोग जो है एक नया नया फार्मूला लेके आ रहे हैं कि भाई मोदी जी को हम सामने से तो ये हरा नहीं सकते हैं, तो अब जाति का सहारा ले रहे हैं। वो जाति जाति में लड़वाना चाह रहे हैं, लेकिन देश की जनता सोच सब देख रही है, समझ रही है और उनके झांसे में अब नहीं आने वाली है। जो मंडल कमंडल की जो राजनीति हुई थी अब वो दौर गया। अब आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज दिल्ली में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, मिनटों में लोगों को पता चल जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो उनका मंशा जनता सब समझ रही है और अब उनके झांसे में नहीं आ। जैसा कि हमने देखा, आप तो सोशल मीडिया भी संभाल रहे हैं, आईटी सेल के प्रभारी भी हैं। तो आईटी सेल के प्रभारी के साथ-साथ सोशल मीडिया है। जो सोशल मीडिया में अफ़वाहें भी उड़ती हैं, उस पे आप जो टिप्पणी कहना चाहते हैं, उसके बारे में संदर्भ बताइए। बहुत सारी गलत अफ़वाहें भी आती हैं। अभी जैसे भाजपा की दूसरी लिस्ट की घोषणा हुई, एक चैनल ने किया, तो कितनी सत्यता है इस बात पे? आप इसकी जानकारी दें। अब देखिए भाई, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। सोशल मीडिया का सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है, ये सभी जानते हैं। और रही बात लिस्ट का, तो जिस चैनल ने लिस्ट निकाला है, अगर आप उनसे जवाब लें तो ज़्यादा अच्छा है कि वो किस आधार पे निकाले। और हम लोग तो ऐसे लिस्टों को जो है तवज्जो ही नहीं देते हैं कि भाई ये जो लिस्ट निकाला जा रहा है अब इसको लेकर के हम प्रतिक्रिया देने लगे, तो ये गलत बात है। जब हमारी पार्टी की ऑथेंटिक लिस्ट निकलेगी तो वो सभी के पास आएगा, आपके पास भी आएगा, हमारे पास भी आएगा और जनता के बीच भी जाएगा। तब उसके बाद जो है आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं कि भाई क्या सही है, क्या गलत है। अब बहुत सारे जो है सोशल मीडिया पे चलते रहता है, तो हर एक चीज़ जो गलत चीज़ है, वो गलत है। जैसा कि हमने देखा, जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस की एक काका है, और काका है तो भरोसा है, यह नारा कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है। और आने वाले विधानसभा में अभी तक तो इनका नाम घोषित नहीं हुआ है पाटन क्षेत्र से, फिर भी हमें लगता है कि वहाँ पाटन क्षेत्र से वो खड़े होंगे। तो वहाँ पर जो हमारे विजय बघेल जी सांसद के रूप में, विधायक के रूप में खड़े हो रहे हैं, उनकी लोकप्रियता क्या है? इस विषय में आप बताइए, और कैसे जीत हासिल कर सकते हैं वहाँ पर लोकप्रियता होने के कारण? पहले तो आपको ये बता दूँ कि जो भूपेश बघेल जी हैं मुख्यमंत्री, ये भूपेश है तो भरोसा है, ऐसा चल रहा था। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे कि बीच में जो है, जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में है, वो इसको थोड़ा-सा फुल स्टॉप लगा दिए हैं। नहीं भैया, सामूहिक नेतृत्व में जो है चुनाव होगा। तो उस समय से जो भरोसे वाला जो हिसाब-किताब है वो खत्म हो गया है। ठीक है? और रही बात कि पूरे छत्तीसगढ़ का चेहरा होते हुए कांग्रेस का,
पाटन से वो प्रत्याशी भी संभावित होंगे और उनके खिलाफ हमारे दुर्ग के सांसद आदरणीय विजय बघेल जी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है, तो ऐसे ही नहीं किए। वो लोकप्रिय हैं, हमारे बोलने से नहीं कि भाई वो ये लोकप्रिय सांसद हैं। आप खुद ये पत्रकार हैं, आप पाटन क्षेत्र में, भिलाई क्षेत्र में, वैशाली नगर, नवागढ़, धमधा कहीं भी आप चले जाओ, दुर्ग चले जाओ, दुर्ग ग्रामीण चले जाओ, आप कहीं भी जा करके जो लोग सांसद जी से एक बार भी मिला है, तो उसमें जो मिलने वाला व्यक्ति है वो एक नेता से नहीं मिला है, या तो अपने बड़े भाई से मिला है या बेटा से मिला है। ये बोलने वाली बात नहीं है, कि जनता से आप पूछ सकते हैं कि इतने महत्वपूर्ण पद पे रहते हुए सांसद, जो कि देश के सर्वोच्च जो पद होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका सदस्य रहते हुए वो अपने आप को आज तक कभी ये शो नहीं किए कि हम जो है सांसद है भाई। अभी भी आप ये देखोगे कि उनके गाड़ी में जो है अभी तक पट्टी नहीं लगी है। और जैसे हम आप जाते हैं ट्रैफिक में, भीड़ में, तो कहीं जाम रहता है तो वो भी जाम में लाइन लगा करके ही खड़ा रहते हैं। उनके पीएसओ उतर करके धौंस नहीं जमाता है कि भाई सांसद जी हैं, चलो सब खाली करो। भाई जो तकलीफ जनता को है वो तकलीफ हम भी झेलेंगे, वो उनकी मानसिकता है। और क्षेत्र में भी जाते हैं तो बहुत ही सरल रूप से जो है लोगों से मिलना जुलना। इस कोरोना काल में जो पिछले 1 डेढ़ साल पहले जो कोरोना काल खत्म हुआ, उसमें सभी जनप्रतिनिधियों का दरवाजा लगभग बंद ही रहता था, लोग मुलाकात नहीं कर पाते थे। लेकिन इनका ही एक ऐसा घर था और दरवाजा था जो हमेशा जनता के लिए खुली रहती थी, और लोग जाते थे बेफिक्र होकर के, बेझिझक के अपना जो है समस्या, अपना दुखड़ा सुनाते थे। और भैया जो है अधिक से अधिक एक रजिस्टर बना लिए थे भाई, एक रजिस्टर बना लिए थे कि किसके लिए मैंने फोन किया, उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। फिर उस संबंधित अधिकारी से जो है फोन करके उसका फीडबैक लेते थे, फिर उसका हालचाल जानते थे कि उसका तबीयत कैसा है, ठीक हुआ नहीं हुआ क्या है। और क्षेत्र में भी आप चले जाओ, दुर्ग लोकसभा जो है, जितने भी विधानसभा है, 9 विधानसभा है, तो उसमें आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। आज बेमेतरा नवागढ़ इतना दूर है, आप वहां के जनता से जा करके पूछिए कि छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, अगर विजय भैया को निमंत्रण जाता है, वो अतिथि उनको बनाया जाता है, तो भिलाई में रहते हुए वहां जा करके जरूर अटेंड करते हैं। और हर एक मामले में उनका रहने का, जीने का तरीका भी बहुत सरल है। और पाटन की जनता तो ऐसा है कि चुनाव में वो खुद, सभी लोग उम्मीदवार हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था और उनको ये प्रत्याशी बनाया गया था, तो जितने कार्यकर्ता हैं खुद ये सांसद समझ करके जो है चुनाव लड़ रहा था। वैसे ही जो पाटन का, जो वहाँ के कार्यकर्ता है और वहाँ का जो जनता है, वो अपना भाई समझते हुए, बेटा समझते हुए, और उनको जो है इतना प्यार देता है हमेशा। यही भरोसा है कि मुख्यमंत्री को पटकनी
विजय भैया जरूर देंगे। जनता को विश्वास है और जनता का विश्वास सांसद जी का विश्वास है कि जनता हमें जिताएगी। इसलिए जो है कोई ये नहीं है कि मुख्यमंत्री हैं तो कहीं कोई दिक्कत वाला विषय है, आप देखना। और आज आप लिख लो इसको, ये ऐतिहासिक जीत होगी और छत्तीसगढ़ में भी एक नाम जुड़ेगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए हार हुई, और हराने वाले दुर्ग सांसद विजय बघेल जी हैं। चीज को देख रहे हैं, तो चलते चलते आप क्या कह सकते हैं सीजी लाइव 24 के माध्यम से जनताओं को क्या कहना चाहते हैं, एक अपनी प्रतिक्रिया दें। हम आपके सीजी लाइव 24 न्यूज चैनल के माध्यम से वैशाली नगर की जनता एवं हमारे दुर्ग लोकसभा की जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि चुनाव सामने है, आचार संहिता भी बहुत जल्द लगने वाली है। पार्टी का कांग्रेस हो बीजेपी हो सभी के उम्मीदवार भी घोषित होंगे। आप लोग इस 5 साल में क्या खोए और क्या पाए उसका आकलन जरूर कीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता है और चुनावों में सत्ता का दुरुपयोग निश्चित तौर पे होता है। तो किसी भी प्रकार के बहकावे में और सही सरकार और सही उम्मीदवार उसका चयन करें, ताकि आने वाला 5 साल केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों इंजन डबल इंजन की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार बनाइए, ताकि जो विकास है वो पुरजोर तरीके से, जोरदार तरीके से, और छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में अव्वल हो ऐसा सरकार चुनिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार हो उनका पूर्ण समर्थन दीजिए, हमारा यही निवेदन है। अभी तो बहुत बहुत धन्यवाद। सीजी लाइव का 24 से आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपने इस स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं बताना चाहता हूं, अभी चुनावी विश्लेषण तोल मोल यह हमारा दूसरा संस्करण है। कृपया करके हमारे सीजी लाइव 24 को सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर कीजिए, लाइक करना भूलिए मत। धन्यवाद।